नमस्कार बच्चों। आज हम साइंस के चैप्टर 4 परमाणु की संरचना का रिवीजन करेंगे। एक नज़र में अध्याय को देख लेते हैं। परमाणु क्या होता है? वह छोटे से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है और स्वतंत्र नहीं रह सकता, वो परमाणु कहलाता है। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें, प्रोटॉन को एनोड किरणें कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे शून्य आवेश होता है। इसलिए न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन कण। न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, प्रोटॉन पे 1.6 10⁻⁻19 लगभग बराबर होता है। यानी जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे लगभग बराबर होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता क्योंकि वो उदासीन होता है। द्रव्यमान लगभग इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग बराबर होता है। परमाणु का मॉडल, जो परमाणु है उसका मॉडल, वो 3 वैज्ञानिक थे। पहले है थॉमसन। सबसे पहले थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि जो परमाणु है वो तरबूजे के समान है, जो एक धनात्मक घेरा होता है और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये मॉडल जो है सही साबित नहीं हुआ, इसमें कुछ कमियां थी, इसलिए फेल हो गया। दूसरा है रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकतम भाग खाली है, धनात्मक आवेश का स्थान कम होता है और इसमें एक बहुत ही छोटा केंद्रक होता है। ये रदरफोर्ड का मॉडल था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थीं, इसलिए ये भी फेल हो गया। तीसरे वैज्ञानिक आए बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया वो आज तक हम उसको पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का कोषों में वितरण 2n² के नियम के अनुसार हो सकता है। संयोजकता कोष में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। इन कोषों को हम KLMN कोष से प्रदर्शित कर सकते हैं। परमाणु जो है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, यानी किसी परमाणु में 2 होते हैं, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। कहने का मतलब जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों ही मान जो है बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक जो होते हैं, यानी उनमें समस्थानिक का मतलब समान स्थान, यानी मतलब जो क्रमांक है, क्रमांक क्या? परमाणु क्रमांक। अगर परमाणु क्रमांक समान है किन्हीं 2 तत्वों का तो वो समस्थानिक कहलाते हैं और उनमें द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होता है। ठीक इसका उल्टा संभारक होता है। इसमें समान द्रव्यमान होता है लेकिन भिन्न परमाणु संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मान लो 2x4 और 2y6,
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये जो क्रमांक है ये दोनों का समान है। तो जो क्रमांक समान है तो ये क्या होगा, समस्थानिक। लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न है, इसलिए ये समस्थानिक है, और ठीक इसका उल्टा समवारक हो जाएगा। तो इतना समझ में आया हो। अब विस्तार से हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। विषय सामग्री, जॉन डाल्टन ने परमाणु इकाई माना, उनका इकाई था 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। कहने का मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा है वो सारी चीज़ें हैं। अब एक बार देखते हैं हम प्रोटॉन की खोज या एनोड किरणें। यानी प्रोटॉन को एनोड क्यों कहते हैं। आपने देखा होगा बैटरी जो होती है उसमें दो तरह के टर्मिनल होते हैं, एक होता है धन और एक होता है ऋण। तो जो ऋण होता है इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो ऋण होता है इसको बोलते हैं एनोड। एनोड। तो यहाँ जो कह रहा है प्रोटॉन को क्या बोल रहा है, एनोड, क्योंकि ये धन आवेश है। तो प्रोटॉन पे भी धन आवेश होता है। अभी हमने पिछले पढ़ा है, जो प्रोटॉन होता है उस पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो जब धन आवेश है और जो एनोड है वो भी धन आवेश होता है, तो प्रोटॉन को क्या बोल दिया उसने, एनोड किरणें या केनार किरणें। तो इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। तो प्रोटॉन पे आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और इसका द्रव्यमान जो होता है 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी, और इन कणों को न्यूट्रॉन नाम ही दिया गया है क्योंकि इन पे कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन में न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होता है। वैसे बेटा इसमें कुछ नहीं है, एक बार आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो सारा समझ में आएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आते हैं हम परमाणु मॉडल। मेन चीज़ क्या है, परमाणु मॉडल। यानी जो परमाणु है उसका मॉडल अभी हमने पढ़ा था। सबसे पहले किसने दिया था, थॉमसन ने। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल भी कहते हैं। कहने का मतलब ये क्या है, एक कटे तरबूज की तरह है। इसके अंदर ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, इलेक्ट्रॉन जो दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये जैसे तरबूजे में हमको काले काले बीज दिखाई देते ना, तो उन बीजों को उन्होंने क्या माना है, इलेक्ट्रॉन माना है। और जो इसका घेरा है, ये वाला जो घेरा है, इसको क्या माना है, धनावेशित वाला भाग माना है। तो थॉमसन ने इस तरह से मॉडल दिया था, कटा तरबूज मॉडल। लेकिन इसमें क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास अगर जाएंगे धनावेश भाग, तो क्या है, मिल जाएंगे आपस में मिल जाएंगे, तो परमाणु का अस्तित्व क्या है, समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमाणु का अस्तित्व अगर समाप्त होगा तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए ऐसा नहीं होता। इसलिए ये मॉडल क्या है, फेल हो गया। तो इसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको फिर जो है रदरफोर्ड ने अपने हिसाब से किया। उन्होंने एक नया प्रयोग करके देखा। उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली, उस पर कुछ एल्फा कणों की बौछार करा दी। ये मान लो सोने की पतली पन्नी है, उसने कुछ सारे एल्फा कणों की बौछार करा दी। इस तरह से कुछ एल्फा कण ऐसे मुड़ गए, कुछ एल्फा कण जो है सीधे निकल गए। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। इस तरह से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या देखा कि जो एल्फा कण, यानी ये क्या है, एल्फा कण है,
एल्फा कण, इन एल्फा कणों की जो है बौछार कराई थी, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो एल्फा कण है, कुछ एल्फा कण जो बिल्कुल मध्य से गए, टकरा के वापस आ गए, कुछ थोड़े नाभिक से दूर गए तो वो थोड़े अलग अलग कोणों पे मुड़ गए, और जो बिल्कुल दूर से निकल गए ये वाले, वो क्या है, सीधे निकल गए। तो इन सारी चीज़ों से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाले? कि ज़्यादातर जो एल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी को सीधे छेद कर बाहर निकल जाते हैं। दूसरा पॉइंट निकाला, कुछ एल्फा कण निम्न कोणों पर मुड़ जाते हैं। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो जाकर के वापस लौट आया, जैसे ऐसे गया था बीच में से और ऐसे वापस आ गया था। तो इन प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है, खाली है, क्योंकि अधिकतर एल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है बेटा। अगला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला है जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 1200 में से एक एल्फा कण क्या है, वापस आ गया। वापस क्यों आ गया? हमको पता है कि नाभिक में क्या होता है, धनावेश, और एल्फा कण भी क्या है, ये भी धनावेशित है। तो जब धनावेश धनावेश के पास जाएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी वो एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो इसलिए वो एल्फा कण है वो क्या है, जा कर के और ऐसे वापस लौट आया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने देखा, क्योंकि ज़्यादातर कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए हैं और कुछ ही कणों में झुकाव देखा गया, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है और नाभिक में इस खाली भाग के छोटे से भाग में से मौजूद होता है। इस तरह से आयतन के बराबर होता है। जो नाभिक का आयतन होता है वो होता है 10 गुना परमाणु का आयतन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। द्रव्यमान का मतलब अभी हमने बताया था कि जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, ये होते हैं बेटा नाभिक में। कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर। और नाभिक कहाँ होता है, परमाणु के मध्य में, यानी ये वाला पॉइंट क्या है, नाभिक है ये। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने दिया कि अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्न विशेषताएं बताई थी। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार, वलयाकार मतलब यानी ये क्या है, नाभिक है और इसके इस तरीके से वो घूमता है, वलयाकार। और एक होता है इस तरीके से गोलाकार। तो गोले में क्या है, जहाँ से चले और घूम के फिर वहीं आ गए। लेकिन वलयाकार में क्या है, जहाँ से चले और घूमते घूमते दूसरे पॉइंट पर आ गए, ये होता है वलयाकार। तो रदरफोर्ड ने जो बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कैसे घूम रहे, वलयाकार। जब वलयाकार घूमेंगे तो क्या है, उन इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है उसका क्या है, लॉस होगा। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो धीरे धीरे वो कहाँ आ जाएंगे, नाभिक के पास आ जाएंगे, अंत में आके कहाँ जाएंगे, नाभिक में गिर जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो नाभिक जो परमाणु है वो समाप्त हो जाएगा। अगर परमाणु समाप्त हो गया तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये मॉडल भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, गलत हो गया, यानी ये भी फेल हो गया। नेक्स्ट जो आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु मॉडल है, क्या है, जो परमाणु मॉडल है वो कुछ इस तरह से कमियां थी। तो बोर जो आए, बोर ने उन्होंने बताया कि जो परमाणु का एक नाभिक होता है, उस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक वृत्ताकार गति करते हैं, यानी जहाँ से चले वो इस वृत्त में ही घूमते रहेंगे। इस तरह से उन्होंने बताया और कहा कि नाभिक के चारों ओर बहुत सारे कोष मौजूद हो सकते हैं और उन सभी में इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार मार्ग में गति करते रहते हैं। इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव
इन इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं में स्थानांतर के कारण होता है। यानी मान लो अगर इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है तभी उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये बोर का परमाणु मॉडल है जो आज तक बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस तरीके से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे तो ना तो इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में गिरेगा और ना परमाणु समाप्त होगा। तो इस मॉडल को सही मॉडल माना गया और आज तक हम इसी को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बेटा आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। सेकंड जो पार्ट है वो कल हम इसका लेकर के आएंगे। आज आपको इतना ही रिवाइज करना है। फिर भी अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं पर्सनली। ओके, थैंक यू बच्चों।